तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा है वो है मीन लाइफ। मीन लाइफ क्या होता है? एवरेज टाइम फॉर विच द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल एग्जिस्ट is called a mean life or average life of that sample। कोई भी एक रेडियोएक्टिव सैंपल का जो एवरेज लाइफ होता है उसको हम लोग कहते हैं कि मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। तो होता क्या है इसमें? बेसिकली कोई भी एक रेडियोएक्टिव सैंपल में डेफिनेटली एक तो न्यूक्लियाई नहीं रहते, है कि नहीं? इट इज एक तो न्यूक्लियाई नहीं रहते एक सैंपल में। तो क्या होता है? इट इज ये होता क्या होता है, सारे न्यूक्लियाई का जो एवरेज लाइफ है, मान लो एक सैंपल में 10 तो न्यूक्लियाई है, 10 से तो ना मिलियंस में चला जाता है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल छोटा वैल्यू ले लिया, 10 तो न्यूक्लियाई ले लिया। हर एक न्यूक्लियाई का मैं लाइफ लेकर देख रहा है, टोटल लाइफ कितना है, सम ऑफ द लाइफ सम ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, सम ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई and by total number of nuclei, that is called a mean life। Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So अभी हम लोग एक रिलेशन में जाते हैं, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। उसका डीके कांस्टेंट मतलब तुम लोग जानते हैं कि लैम्डा। तो हम एज्यूम करते हैं कि रेडियोएक्टिव सैंपल लिया है दैट कंटेन्स, एक रेडियोएक्टिव सैंपल लिया है दैट कंटेन्स n नॉट न्यूक्लियाई एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जिसमें क्या होता है n नॉट न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम क्या होता है 0 होता है। आफ्टर टाइम t दिस नंबर रिड्यूसेस टू n। हम लोग जानते हैं एट टाइम t, एट कोई इंस्टेंट t में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कितना होता है, n होता है। एट टाइम t नंबर ऑफ न्यूक्लियाई in an atom, how much it is? It is reduces to n। and furthermore, suppose dn nuclei disintegrate in time t plus t to t plus dt। तो देखो क्या हो गया, मैं फर्स्ट जो बोला था n नॉट न्यूक्लियाई वाज एग्जिस्ट एट टाइम 0 t is equal to 0। एट एनी इंस्टेंट t नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना हो गया, n हो गया। अभी t से मान लो थोड़ा सा टाइम अगर आगे जा गया है dt टाइम में, क्या होता है t प्लस dt एंड dt इज स्मॉल। अगर dt स्मॉल हो जाएगा मतलब वो छोटा टाइम इंटरवल है, तो उसका नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई कितना होगा, dn होगा। तो दैट मींस हम लोग बोल सकते टोटल लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई, dn न्यूक्लियाई का टोटल लाइफ कितना होगा, dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज t इंटू dn। t टाइम में उसका टोटल टाइम होता है t इंटू dn, क्योंकि एक dn नंबर न्यूक्लियस का अगर मान लो एक तो न्यूक्लियाई का टोटल लाइफ ऑफ dn न्यूक्लियाई कितना होगा, t इंटू dn। क्योंकि देखो
dn, suppose dn nuclei disintegrate in time t to t plus dt, मतलब क्या हो गया, t टाइम जब था तो dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था, तो जब dt कंप्लीट हो गया, dt टाइम इंटरवल में क्या हो गया कि dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो dt इज वेरी स्मॉल, so total life of each of dn nuclei can be approximately taken equal to t, क्योंकि dt इतना ही छोटा है तो dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है वो हम ले लेते हैं कि टोटल लाइफ जो है dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का दैट कैन बी इक्वल टू t, तो टोटल लाइफ ऑफ dn न्यूक्लियाई कितना होगा, t इंटू dn, सो ये टोटल लाइफ का इंटीग्रेशन करेगा 0 टू n नॉट तक, क्योंकि मुझे पूरा न्यूक्लियर चाहिए, dn तो एक छोटा वैल्यू है, मुझे पूरा वैल्यू चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन। और मीन लाइफ मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल लाइफ ऑफ ऑल द n नॉट न्यूक्लियाई, n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टोटल लाइफ ऑफ ऑल द n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाई n नॉट, सो मीन लाइफ को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, दैट इज 1 बाई n नॉट, ये जो n नॉट है उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 1 बाई n नॉट, और टोटल लाइफ ऑल द n नॉट न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू n नॉट t इंटू dn, जिसके इधर पुट कर दिया। अगर ऐसा होगा, ये हो गया टाउ इज इक्वल टू, अभी हम लोग n का फॉर्मूला क्या जानते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, दैट वी नो, सो तो हम लोग तो एक फॉर्मूला जानता है माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा n, ये फॉर्मूला हम लोग पता था, n इज इक्वल टू ये वैल्यू, तो dn इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लैम्डा n dt, मतलब ये जो माइनस dt जो है, ये माइनस dt जो है इसको इधर शिफ्ट करोगे, राइट, dn इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n dt, लिख सकते हैं मैं, तो ये जो n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू का जगह में इसको पुट कर दो, ये वैल्यू को पुट कर दो, जो कि ये इक्वेशन यू हैव गॉट, इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अगर n का वैल्यू n नॉट है और t इज इक्वल टू 0 है एंड n इज इक्वल टू 0 होगा, तो t क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्ड एट टाइम t, कोई पर्टिकुलर टाइम में और न्यूक्लियाई आर टू बी डिसइंटीग्रेट, इस टाइप ऑफ इतना न्यूक्लियाई बचा हुआ है जिसको डिसइंटीग्रेशन की जरूरत है, n इज द दैट वैल्यू, n नॉट मतलब क्या था, जब स्टार्ट हुआ ही नहीं है, एकदम इनिशियल स्टेज में, दैट इज n नॉट। और क्या होता है, तब ये जो वैल्यू आते हैं तो उसमें देखो कि जब t इज इक्वल टू 0 होता है, whenever t इज इक्वल टू 0, जब स्टार्ट हुआ ही नहीं है तब n क्या होगा, n नॉट का वैल्यू होगा, और जब t इनफाइनाइट हो जाएगा, t का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि ये बात होता है कि n का वैल्यू जो था, n का वैल्यू जो था, देखो हम लोग इधर से लिमिट चेंज किया है, लिमिट चेंज किया मतलब क्या, इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज कैसे होगा, ये वाला जो पार्ट है इसमें जो dn था, हमें क्या लेना पड़ रहा है,
dt लेना पड़ रहा है। तो मैं dn का जगह में इसको पुट कर दिया। So this value has come here. This value मतलब माइनस लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt। ये था dn का वैल्यू। तो हम उसको इधर पुट कर दिया ये वाला फॉर्मूला पे। पुट कर दिया। लेकिन देखो इंटीग्रेशन का इसमें dn था, ये बन गया dt, मतलब वेरिएबल चेंज हुआ है। इंटीग्रेशन अभी dt को करना है मुझे, मतलब तो तुम्हें लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा। ये 0 था, ये n नॉट था, ये 0 था, ये n नॉट था। अगर ऐसा होगा सो इन दैट केस क्या होता है, कैसे करके वैल्यू चेंज करोगे? सिंपल बात है, n का जगह में जब तुम n नॉट बैठाओगे ना, n का जगह में जब n नॉट बैठाओगे पहले n का जगह में 0 पुट करो। n का जगह में ये इक्वेशन में पुट करोगे। दिखा देते हैं मैं कौन सा इक्वेशन। ये सॉरी ये नहीं है, ये इक्वेशन में पुट करोगे। फर्स्ट एक काम करो, n का जगह में n नॉट पुट करो, जो अपर लिमिट था। n नॉट कहां से आया, जो अपर लिमिट था, पुट करो। दैट मीन्स क्या हो जाता है, इधर n नॉट हो गया तो n नॉट कैंसल्ड। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा इसमें, e टू द पावर माइनस लैम्डा t इज इक्वल टू 1 होता है। या फिर इसको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट बैठा सकते हैं, या फिर तुम लोग डायरेक्ट इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि तो तुम लोग जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुका है, एक रेडियोएक्टिव सैंपल का मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल का जो कि नेचर में ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज मिलता है, कंसिडरेबल क्वांटिटीज मिलता है, उसका हाफ लाइफ ही ह्यूज ईयर्स, बहुत ज्यादा ईयर्स है हाफ लाइफ। तो उसका मीन लाइफ डेफिनेटली इनफाइनाइट होगा। तो जब ये 0 होगा, जब n नॉट अगर n होगा, n का जगह में अगर n नॉट बैठाओगे तो t क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में 0 है। तो इधर जहां पर n नॉट था वहां पे इधर क्या बैठेगा, 0 बैठाओगे, क्योंकि dn टू dt चेंज हो गया। तो इसीलिए जहां पे इधर n नॉट था वहां पे इधर क्या बैठेगा, 0 बैठेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं n नॉट कब होता है, जब t इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ठीक है इतना? Yes, sir. यस सर। और क्या होता है, जब मान लो n नॉट 0 हो गया, मतलब क्या है, n का वैल्यू 0 हो गया। जब मान लो, अच्छा तुम लोग इतना तक तो क्लियर है ना सब? कोई अगर डाउट है तो बताओ मुझे, नहीं तो वहां मुश्किल हो जाएगा। बताओ, Clear is क्लियर है सबका ना? अच्छा, yes, sir. तो देखो ये वाला जो dn का जाएगा में, ये वाला जो dn है ना, मैं dn का जगह में इसको पुट कर दिया। ये नेगेटिव साइन कहां गया, देखो नेगेटिव साइन में बैठाने के भूल गया था, बैठा दिया नेगेटिव साइन। मन लगता है कि भूल गया, एक्चुअली भूला नहीं है, मैं बताऊंगा। तो क्योंकि लैम्डा है ना, माइनस लैम्डा n नॉट e टू दी पावर लैम्डा t, माइनस लैम्डा t इंटू dt, तो इधर माइनस साइन लिख दिया। अब क्या होता है, देखो एक चीज, इधर तो dn था,
इधर तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज हो गया, dt हो गया। तो बात ऐसा है, जब क्या होता है कि n का वैल्यू n नॉट था, जब n का वैल्यू n नॉट था, तब क्या होता है, n का वैल्यू जब n नॉट था, n नॉट मतलब कब होगा, n नॉट एकदम t इजिकल टू 0 जब होगा, राइट। तो दैट मीन n का वैल्यू, तो इधर ऊपर में n नॉट है, तो इसमें भी ऊपर में क्या बैठना चाहिए, 0 बैठना चाहिए, ये सर नो। t इजिकल जब 0 होगा तभी तो ये 0 होगा। इनिशियल स्टेट जब डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ ही नहीं है, तब मतलब n नॉट हम लोग पढ़ के आया। सो क्या होता है, इसीलिए जब n नॉट था तो टाइम कितना होगा, 0 होगा। फिर जब 0 हो गया मतलब कोई भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा ही नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा ही नहीं है डिसइंटीग्रेशन करने के लिए, वो टाइम कितना लेते हैं, हम लोग देखा है इतना ज्यादा टाइम है, कल पढ़ रहा था हम लोग, दैट विल बी व्हाट, इंफिनिटी। तुम लोग अगर किताब सामने है तो खोलो, खोल के 13.17 का नीचे चला जाओ, उसमें देखो जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज में लिखता है, मिलता है मोस्ट ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल्स का इनफाइनाइट टाइम होता है, बहुत ह्यूज टाइम होता है। सो मतलब पूरा ये करने के लिए ह्यूज टाइम चाहिए, पूरा तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन करने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो ये एन नॉट मतलब क्या हो गया, जब 0 हो गया तो ये हो गया इन्फिनिटी। इतना तक क्लियर है? पूर्णिमा, नीतू, यस सर, क्लियर है। सर हमको इनफाइनाइट वाला यस समझ सर। नहीं आया। इनफाइनाइट एक चीज बताओ, सिंपल बात है कि एन नॉट क्या है, समझ में आया वो? प्रिया, एन नॉट क्या है, समझ में आया? टी जीरो का टाइम, मतलब जब टाइम 0 हुआ ना जब तब। डिसइंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ है, राइट। हाँ सर। चाहे तो जब एन नॉट था, अभी देखो इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज हो गया ना, डीएन था, ये तो टी हो गया। सो एन नॉट हाँ। कौन सा टाइम में रहेगा, डेफिनेटली 0 टाइम में रहेगा। यस सर। मैं मैथमेटिकली दिखाया नहीं, मैथमेटिकली दिखाने से भी होगा, लेकिन मैं उतना कॉम्प्लेक्स में गया नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है। तुम लोग इंटीग्रेशन में मैथमेटिकली लिमिट को चेंज करता है। यस सर। सो मैं उसमें गया नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं सिंपली समझ जाएगा। क्योंकि एन नॉट कब होता है, जब टी 0 होता है, मैं 0 लिखा है ऊपर में, इसका भी अपर लिमिट एन नॉट था, इसका अपर लिमिट 0 हो गया क्योंकि इधर डीएन से टी बन गया, राइट। फिर देखो कब ये पूरा इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन एक न्यूक्लियर का कब खत्म होता है, बहुत बहुत साल लग जाते हैं, मतलब इनफाइनाइट खत्म। टाइम। खत्म ही होता नहीं बोलने से, मतलब वो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला जो 0 है, अभी क्या होता है, मतलब इन नॉट कब कन्वर्टेड टू 0 हो जाएगा, जब इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मैं जस्ट लिमिट ऐसे करके चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ सर। अब क्या होता है, तब तो ये जो हम चेंज करके लिखा है, तो इसमें किताब में जो लिखा हुआ है क्या गलती है? नो इट इज नॉट। एक्चुअली हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, मान लो ये जो वैल्यू है b टू a fx dx, fx dx जो वैल्यू है, ये वैल्यू को मैं लिमिट को ऊपर नीचे चेंज करने से हमको क्या करना पड़ता है बोलो तो? जस्ट एक छोटा काम करना पड़ता है, एक माइनस साइन आगे लेके आ जाना पड़ता है, तब हो जाता है a टू b, दैट इज fx dx। अंडरस्टूड?
समझ गए? B2A था, वो A2B करने के लिए मुझे एक माइनस साइन लेके आना पड़ता है। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का तुम लोगों को सिखा दिया। सो पूर्णिमा नीतू क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। सो यस सर। ये माइनस साइन हो गया ना प्लस से, तो ये लॉजिक मैं इधर काम कराया। ये माइनस साइन है, तो अगर माइनस साइन को गायब करोगे तो क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है ना। इधर जैसे देखा है कि माइनस ए टू बी जो है, माइनस ए टू बी को तुम चेंज करोगे तो इट कुड बी प्लस ए टू प्लस व्हेन क्या होता है, लिमिट्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को चेंज कर दोगे। गॉट माय पॉइंट? यस ठीक है, सर। सो यस दैट्स सर। गेन समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो अगर हम लोग ऐसा करेगा, देखो प्लस हो गया और लिमिट चेंज हो गया, क्लियर है ना? पहले क्या था, ये था राइट, ये माइनस साइन था, इन्फिनिटी टू 0 था, तो ये फॉर्मूला लगाया हम माइनस टू प्लस करने के लिए, लिमिट चेंज हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। तो अब देखो इधर क्या करने जा रहा है, देखो इधर ये जो एन नॉट है ना, मैं ये एन नॉट और ये वाला जो एन नॉट, इसको काट सकते हैं, दे आर कांस्टेंट टर्म, है कि नहीं? और ये यस लैम्डा सर। जो है इसको इंटीग्रेशन का बाहर लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज कांस्टेंट टर्म। यस सर। तो क्या पड़ा रहेगा, टी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, ये पड़ा रहेगा। लेट्स सी, क्या पड़ा हुआ देखो, लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट टी इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। उसके बाद क्या करेगा, इसको इंटीग्रेट करेगा। जब दो ठो फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन का एक रूल्स होता है, बायोलॉग को मैं बता रहा है, बहुत अच्छे से सुनो, ठीक है? क्या करना पड़ता है, जब दो ठो फंक्शन होता है उसमें एक इंटीग्रेशन करता है जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन, नोट इट, बाय पार्ट्स, क्योंकि एक इंटीग्रेशन में दो ठो अगर फंक्शन होगा तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, मान लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर ऐसा दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन, मतलब मान लो एफ एक्स डॉट जी एक्स इंटू डी एक्स, दिस, तो क्या हो जाता है कि एफ एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, ब्रैकेट का अंदर में फिर dx लिखा हुआ है। सो वो लॉजिक मैं इधर लगाया, वो लॉजिक मैं इधर लगाया। बायोलॉग बहुत अच्छे सुनो, डाउट होने से बताओ मुझे, पीरियड लोग समझ लेगा, पीरियड लोग को बोल रहा है, तुम लोग समझ नहीं, समझ में आने से मुझे एक बार पूछ लेना
क्योंकि प्योर लोग इसीलिए समझे क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बाई पार्ट्स कर चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्योर लोग कोई क्वेश्चन पूछने नहीं सकेगा, बट बायो लोग को मैं बोल रहा है, बायो लोग लेकिन मुझे पूछो इफ यू हैव एनी डाउट्स। कंसेप्ट इतना टफ कुछ नहीं है, ऐसा माइंड में मत लो हम तो मैथ्स नहीं किया नहीं सकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल बात है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन तो जानते ही है, इंटीग्रेशन का जो हाथी का सूंड है और ये पूछ है, एफ एक्स और जी एक्स लिखा हुआ है, तो क्या होता है एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी एक्स एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन दो फंक्शन का पास पास रहेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन देन dx ब्रैकेट में पूरा आ जाएगा देन dx। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट मीन्स क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है क्या करेगा, फर्स्ट फंक्शन विल बी हियर व्हाट, t is the taking as a first function or e to the power minus lambda t is taking as a second function। t जब होगा t is a first function, तो देखो फर्स्ट केस में क्या करना पड़ता है, t फर्स्ट फंक्शन तो इंटैक्ट रहते हैं, उसका कुछ भी नहीं किया जाता है, तो t इधर रहेगी और e to the power minus lambda t का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लीज एनीवन, e to the power x होता है, so e to the power minus lambda t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e to the power minus lambda t होगा, लेकिन वो तो e to the power x का था, लेकिन इसमें तो देखो इसमें dt है, तो ठीक है हम लोग x को शिफ्ट करके t लिख सकते हैं, e to the power t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e to the power t होता है, ठीक है। सो लेकिन इसमें तो लैम्डा टी है, माइनस लैम्डा एक्सेस हो गया, तो उसको क्या कर दिया 1/- लैम्डा लिख सकते हैं हम लोग, राइट? क्लियर है? एनी डाउट तुम लोग का किसी का? वापस बोले ना, क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं क्या कराने जा रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कराने जा रहा है। इसमें देखो दो ठो फंक्शन है, इसमें दो ठो फंक्शन है t एंड e टू द पावर माइनस लैम्डा t। जब दोनों पार्ट्स करने जाएगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, व्हिच इज फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का जो पाई पार्ट्स होगा, इन दैट केस क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल dx होता है, राइट? यस सर। सो दैट मीन्स अगर ये हो जाएगा तो इसको क्या होता है, देखो तो हम लोग क्या किया, इसमें देखो दो फंक्शन है, t को लिया है फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर माइनस लैम्डा t को लिया है सेकंड फंक्शन। तो इनिशियल केस में क्या होगा, fx जो था, fx मतलब इसमें t, gx मतलब इसमें क्या है e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जिसमें फर्स्ट फंक्शन जिसको पकड़ाया था उसको कुछ नहीं होगा, नॉर्मल t है, और gx जो है दैट इज e टू द पावर माइनस लैम्डा t, दैट इज gx। तो देखो हम लोग जानता है e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता है, लेकिन इसमें तो माइनस लैम्डा इज बने माइनस लैम्डा एक्सेस था, तो इसीलिए एक्सेस था बोल के उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/- लैम्डा, जो कि लिख दिया मैं। ठीक है शीता? हाँ सर ठीक है। पूर्णिमा, गेन, नीतू, ठीक है सर, समझ गया, ठीक है। प्योर लोग ठीक है ना?
हाँ सर। सो ये हो गया फर्स्ट टर्म, जो ये पार्ट समझा रहा था। ये पार्ट क्या देखो, देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएट होगा, टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेफिनेटली 1 ही हो जाएगा। टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। उसका बाद क्या है, जीएक्स, जीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा। देखो इसमें क्या किया था, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और इधर एक छोटा इंटीग्रेशन होगा जो कि e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। ये निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उसको फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन है उसको करना पड़ेगा। टी तो 1 हो गया था और इसमें क्या पड़ा हुआ है, e टू द माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा, और ये माइनस लैम्डा अगर बाहर निकालोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, प्लस हो जाता है कि नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 बाई लैम्डा हो गया, क्योंकि प्लस हो जाता है। देखो ये वाला एक लैम्डा था, ये लैम्डा को मल्टीप्लाई कर हर जगह में, बाहर का एक लैम्डा था वो लैम्डा, और इधर ए भी इंटू हो गया दोनों टर्म से, माने ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा ये टर्म का साथ इंटू हुआ है, एज वेल एज ये लैम्डा का साथ इंटू हुआ, राइट। अभी जब बाहर निकालेगा, ये माइनस लैम्डा जब बाहर निकाल के आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इसके नीचे एक लैम्डा आएगा जो कि देखो इधर आया था। गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ से बताओ मुझे, लेकिन बाद में इसको कैलकुलेशन रट के नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक सर है, और एक बार बोलिए, हाँ वो लैम्डा वाला। हाँ देखो ये लैम्डा जो है, अच्छा लैम्डा को ना एक काम करो, एक लैम्डा जो है, ये लैम्डा को बाहर में ही रखो। मान लो इसका बाहर में लैम्डा रखा हुआ है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। इतना जल्दी ये लोग स्टेप जंप कर दिया, आर.डी. शर्मा का सेमी पब्लिकेशन है तो इसलिए लैम्डा बाहर, ये लैम्डा कुछ काटा नहीं है, हाँ जस्ट ये माइनस लैम्डा बाहर निकाल के प्लस लैम्डा हो गया। क्लियर? दिक्कत है कुछ? नहीं। सो ये वाला पार्ट देखो, इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैं इधर बैठाऊंगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो क्या होता है, मैं पहले जब टी का जगह में इंफिनिटी पुट करेगा, टी का जगह में जब मैं इंफिनिटी पुट करेगा, इंफिनिटी कहां पर है, इधर, और इसमें क्या है, ई टू दी पावर, टी का जगह में इंफिनिटी इधर पुट होगा और इधर इंफिनिटी पुट होगा, इधर इंफिनिटी पुट करोगे और ये हो इंफिनिटी पुट होगा। जब पुट हो गया तब क्या होता है देखो, ई टू दी पावर इंफिनिटी, ई टू दी पावर जो इंफिनिटी होता है वो हो जाता है कि 0 हो जाता है, ई टू दी पावर इंफिनिटी का वैल्यू हो जाता है 0, क्योंकि टी का जगह में तुम अगर इंफिनिटी बैठाओगे तो क्या बनता है, टी का जगह में अगर इंफिनिटी बैठेगा तो ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू इंफिनिटी। यस सर। जस्ट अ मिनट, हाँ देखो एक्चुअली एक चीज याद रखो, ई टू दी पावर इंफिनिटी का वैल्यू होता है, यस इट इज इंफिनिटी, राइट, ई टू दी पावर इंफिनिटी का वैल्यू होता है इंफिनिटी, लेकिन अगर ई टू दी पावर नेगेटिव इंफिनिटी आएगा ना,
e to the power नेगेटिव इंफिनिटी अगर होगा तो इसमें देखो इंफिनिटी अगर तुम पुट करोगे ना, t का जगह में इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या होता है, नेगेटिव इंफिनिटी आता है, क्योंकि लैम्डा माइनस लैम्डा है ना। तो माइनस नेगेटिविटी e टू द पावर माइनस इंफिनिटी मतलब होता है इतना ही छोटा वैल्यू होता है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इतना छोटा वैल्यू होता है, उसको हम लोग जीरो एज्यूम कर सकते हैं, राइट। याद रखो e टू द पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, बट e टू द पावर माइनस इंफिनिटी वैल्यू इतना छोटा हो जाता है, सो वी कैन टेक इट इज जीरो। तो जब तुम अपर लिमिट बैठाया, जब तुम फर्स्ट टर्म में जब तुम अपर लिमिट बैठाया तो क्या हो जाता है, तो ये अगर जीरो हो गया वो सबको लेके जीरो हो जाएगा। हम फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है, सबको लेके जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को जैसे बैठा रहा है उसमें फर्स्ट इंफिनिटी बैठा है, देखिए e टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो गया, इसके लिए पूरा टर्म जीरो हो गया। माइनस माइनस के बाद क्या करोगे, माइनस अभी t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू जीरो पुट करना है, तो t है, इधर अगर तुम जीरो पुट कर दिया पूरा सामान जीरो हो जाता है, तो जीरो माइनस जीरो क्या होता है, जो वैल्यू इधर दिया हुआ है। मतलब फर्स्ट टर्म लेके कोई इशू है कि नहीं? नो सर। समझ गया सर। नीतू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। ओके, तो आप देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया जीरो, राइट। सो ये लैम्डा जो है, लैम्डा को मल्टीप्लाई अभी शुरू करो, देखो लैम्डा इंटू जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और लैम्डा इंटू वन बाई लैम्डा क्या बनेगा, 1 ये लैम्डा घुस गया और बाई लैम्डा, तो अभी इसको काटो, वन हो जाएगा। तो क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। अभी देखो मैटर बहुत क्लियर हो जाएगा, कैसे, देखो माइनस लैम्डा बी जो है हम लोग जानता है, तुम लोगों को मैं दिखाया कि e टू द पावर टी का जो इंटीग्रेशन होता है, e टू द पावर टी का जो इंटीग्रेशन होता है dt, इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज e टू द पावर टी, राइट। यस सर। सो e टू द पावर माइनस लैम्डा टी मतलब क्या होगा, माइनस लैम्डा एडिशनल, सो इसीलिए उसको माइनस वन बाई लैम्डा लिखना पड़ेगा। और e टू द पावर माइनस लैम्डा जो है, माइनस लैम्डा टी जो है, इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट कर दो, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इंफिनिटी। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है, वही सेम लॉजिक, ये इंफिनिटी अगर तुम्हें टी में बैठाओगे तो क्या बन जाता है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी में वैल्यू इतना ही छोटा होता है, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दिस इज जीरो। और जब जीरो पुट करोगे क्या होगा, टी का जगह में जीरो पुट करेगा तो e टू द पावर जीरो मतलब वन होता है। और देखो ये जो माइनस लैम्डा है उसको बाहर रखा गया था, हम माइनस वन बाई लैम्डा रखा गया मैं इसको, तो ये जीरो माइनस वन हो गया। गॉट माई पॉइंट और नॉट? yes sir दैट मीन्स ये जो टाउ है, ये जो मिन लाइफ है, उसका वैल्यू क्या है, वन बाई लैम्डा, राइट। तो तुम्हें बोला क्या है, किसका साथ रिलेशन बनाने बोला है, टाउ इज इक्वल टू वन बाई लैम्डा, बट तुम्हें रिलेशन किसका साथ बनाने बोला है, तुम्हारा रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। तो ये टाउ इज इक्वल टू तुम वन बाई लैम्डा लिख सकते हैं। टू सम ग्रेटर एक्सटेंट तो अगर हाफ लाइफ का साथ भी तुम अगर रिलेशन बनाने बोलेगा तो टी टू द पावर टी हाफ 0.693 बाई लैम्डा, तो लैम्डा का जगह में तुम टाउ लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, लिख सकते हैं मैं। यस तो सर। टाउ yes इज sir
अब इसका हम लोग ये लिख सकता है t half by 0.693. कैन वी राइट? यस सर। अब चले जाओ अल्फा डीके में। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये चैप्टर के ये जगह से न्यूमेरिकल्स आता है। अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके उसको कहते हैं कि अल्फा डीके ये होता है जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू अ न्यू न्यूक्लियस बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। क्या करते हैं? एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। Alpha decay is a process in which an unstable nucleus transforms itself into a new nucleus. Emit कर रहा है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है, न्यू न्यूक्लियस बाय एमिटिंग द अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब तुम लोग जानते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को निकालते हैं, He2+। मैं बोला था तुम लोगों को, जब अनस्टेबल न्यूक्लियस जब डिके हो रहा है, वो जब डिसइंटीग्रेशन चल रहा है, वो जब अल्फा पार्टिकल्स को निकालते हैं, दैट मींस इट इज कॉल्ड अल्फा डिके। एंड अल्फा particle has 2 proton and 2 neutrons, and which is called the parent nucleus is transformed into a daughter nucleus। ये डीके का वजह से क्या होता है? पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनता है। सर बोलो। अल्फा डीके को और एक बार बोलिए ना। अल्फा डीके क्या होता है? जब कोई न्यूक्लियस, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेशन चलता है, उसमें क्या होता है? वो अल्फा न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल्स को निकालता है। अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या होता है? ऐसा एक एटम निकालता है जिसका ऐसा एक न्यूक्लियस को छोड़ता है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2। तो कौन सा एलिमेंट का बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होता है? इट इज हीलियम डेफिनेटली, यस सर। राइट। कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस जब ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ न्यू न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस था वो चेंज करके न्यू न्यूक्लियस में बन रहा है, मतलब क्या था? न्यू एलिमेंट चेंज हो जाता है। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का समय एलिमेंट चेंज हो जाता है। एलिमेंट कब चेंज होता है? देखो मान लो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से जब न्यू न्यूक्लियस फॉर्म होने का समय में वो जब अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है, उसको कहता है अल्फा डीके। क्या कहता है इसको? अल्फा डीके कहते हैं। सर हाँ बोलो। सर अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है? रेडियोएक्टिविटी जानता है ना तुम? रेडियोएक्टिविटी क्या होता है? अनस्टेबल न्यूक्लियस ये होता है जो कि रेडियोएक्टिव सैंपल्स को हम लोग बेसिकली अनस्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन चलता है, जिसका डिसइंटीग्रेशन चलता है, जिसमें रेडिएशन होता है। रेडिएशन का समय में अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे निकलते हैं, और रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएट करने के बाद निकलता न्यू एलिमेंट बन जाता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस वो होता है जो डिसइंटीग्रेशन जिसका चलता है। पूरा चैप्टर जो हम पढ़ा रहा था ये न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन का ऊपर, न्यूक्लियाई का ऊपर, इतना समझो हाफ लाइफ, मिड लाइफ लेके जो हम बात किया है सब कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियस से काम किया है। सब कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियस का ऊपर ही बात है।
क्योंकि वो ऑलवेज रे एमिट करता है। क्या रे है वो? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे एमिट करता है। सो अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है कि, समझ गए तुम? अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है जो रे एमिट करता है। यस सर। सो अभी क्या होता है, और ये रे एमिट करने के बाद पेरेंट न्यूक्लियस से उसका डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो अल्फा पार्टिकल्स है, दैट इज व्हाट, दैट इज द, जिसका 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन रहते हैं, जिसका 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन रहते हैं। तो मतलब 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन मतलब क्या है? उसमें न्यूक्लियेट का फॉर्मूला क्या होगा? दिस will be the value of nuclide, जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स रहते, 2 एटॉमिक नंबर, 2 प्रोटॉन रहते हैं और मास नंबर होता है 4। वही तो होना चाहिए ना? पूर्णिमा कुछ डाउट था? क्लियर है तुम्हारा अभी? यस सर। सो अगर ये न्यूमेरिकल्स कौन सी जगह में होता है कि, देखो ये जो अल्फा डीके होता है ना, दिस इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, रेडिएशन चल रहा है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे चल रहा है। जब भी वो डिसइंटीग्रेशन होगा, बोला है कि अगर तुम्हें बोलेगा कि डिसइंटीग्रेशन हुआ है, एक अल्फा पार्टिकल्स निकाल गया, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? डेफिनेटली उसका जो मास नंबर है उससे 4 माइनस हो जाएगा, और जो एटॉमिक नंबर है इसमें 2 माइनस हो जाएगा। ये हो गया, राइट? ये जो माइनस हो रहा है ये तो क्या हो गया, हीलियम करके अलग हो गया ना। एंड क्यू क्या होता है? ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यू। ठीक है? Yes, sir. सो Q is the energy released in the process and can be determined by the Einstein's mass energy relations. क्या होता है? Q is equal to mx minus me y minus mhe, मतलब मास ऑफ x मतलब क्या है? दिस इज अ मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस जिसको डिसइंटीग्रेशन शुरू किया था, मास ऑफ द y that is called a daughter nucleus, and mass of the alpha particle that is helium, we know it, right? This is the mass energy relations है, आइंस्टाइन दिया था। क्लियर एवरीवन? सर ये क्यू का ऊपर वाला जो है ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और वो मास नंबर वाला। हाँ, एटॉमिक मास इसमें नहीं है, इसमें मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है। यस सर, वो उसको वापस बताइए ना। अच्छा, फर्स्ट जो है एक्स जेड ए, जेड मतलब क्या है बोलो? एटॉमिक नंबर। ए मतलब क्या है? मास नंबर। अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल 4। रिलीज होता है। यस यस सर। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। राइट। तो मतलब एक न्यूक्लियेट का फॉर्मेट क्या होगा? He रहेगा, क्योंकि वी नो कि प्रोटॉन होता है उसमें 2 यस सर। और 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन किसका होता है? मास नंबर होता है। मतलब दिस इज द न्यूक्लियाइड, दिस इज द न्यूक्लियाइड। हम लोग सिखाया था न्यूक्लियाइड मतलब क्या होता है। कोई एक सैंपल को जब ऐसे इस फॉर्म पे लिखता है उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं।
Yes, तो sir. अगर ये डिसइंटीग्रेशन का वजह से ये निकल गया तो ये x कन्वर्टेड इनटू y, मतलब ये पेरेंट न्यूक्लियस था, अब चेंज होकर न्यू एलिमेंट बन गया, ये जो एलिमेंट था ये चेंज होकर न्यू एलिमेंट बन गया। बहुत अच्छा से समझो, ईच एंड एवरीवन को बोल रहा है, दूसरा पूछ रहा है बोल के मैं रिपीट कर रहा है, बट बहुत अच्छे से समझो। इसका ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, छोटा छोटा 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स दे दिया। इन जनरल हम लोगों को डेरिवेशन करने के लिए कितना लिखना पड़ता है, ये छोटा है, ये करने के लिए 2 मार्क्स दे देते, टाइम तो उससे बचता है। तो देखो ये पेरेंट से डॉटर चला गया, तो पेरेंट से जो डॉटर जाता है तो मतलब A-4, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है ना। डिसइंटीग्रेशन होगा एक अल्फा पार्टिकल्स, मतलब क्या होगा, मास नंबर इसमें 4 हो गया माइनस, और इसमें क्या हो गया, Yes. एटॉमिक नंबर 2 माइनस हो जाएगा। तो इट इज पेरेंट न्यूक्लियस, इट इज द डॉटर न्यूक्लियस। Yes, sir. Sir, वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसलिए माइनस हो रहा है ना। यस, और वो माइनस में जा कहां रहा है, ये 4 मतलब ये 4 मास नंबर कहां जा रहा है और 4 एटॉमिक नंबर कहां जा रहा है, इसको डिसइंटीग्रेट अलग से लिख दिया ना मैं। Yes, sir. Got my point? Anybody has any issue on it, please? No, sir. गेन कुछ पूछ रहा था क्या, हाँ सर। बोलो। सर ये मास को माइनस माइनस क्यों लिए? एक अल्फा पार्टिकल से अगर निकाल लोगे, अल्फा पार्टिकल्स का मास नंबर कितना होता है, एक अल्फा पार्टिकल्स का मास नंबर क्या होता है पहले बता। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। अल्फा पार्टिकल्स का प्रोटॉन कितना होता है, इतना समय क्या सुन रहा था तुम। अल्फा पार्टिकल्स का प्रोटॉन्स होता है 2, न्यूट्रॉन्स होता है 2, सो मास नंबर कितना हो गया 4। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स होता है, लुक हियर, हे भगवान, ये अल्फा पार्टिकल्स है। तो अगर तुम इधर से एक अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करोगे तो ये पेरेंट टू डॉटर होने का समय तुम्हारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। ध्यान से समझो, ये जो ओ पार्टिकुलर डीके कर दिया, पेरेंट टू डॉटर चला गया, तो उसमें क्या निकल रहा है, अल्फा डीके चल रहा है। तो अल्फा डीके मतलब एक एक अल्फा पार्टिकल के लिए कितना माइनस हो जाएगा, -4 -2 ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यस सर। समझ गए ना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, समझ गए तो यस सर। बी केयरफुल ऑन इट। हाँ अच्छा, सो mx माइनस my माइनस mh ही हो गया, दैट इज ब्रैकेट का नाम सी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया q का आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशंस। एनीबॉडी हैज एनी इशू प्लीज। तो देखो एक चीज, एक एग्जांपल दे रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंडरलाइन करो ये सबको, ये सबसे न्यूमेरिकल मैं बार बार बोल रहा है, हर साल आता है, 1 साल 2 साल नहीं है, हर साल आता है ये लोकेशन से। देखो यूरेनियम का कितना था एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर कितना है 238। जब शिफ्ट हो रहा है तब क्या करते हैं, देखो 90 हो गया और 234 हो गया, क्यों, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो क्या हो गया 90 कन्वर्टेड इनटू 2, तो जो 2 इधर लिखा हुआ है, और क्या होता है ये 238 जो है इट कन्वर्टेड इनटू 4 234, तो वो कहां चला गया, ये वाला पार्ट। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. यस। Yes, sir. नेक्स्ट आ जाओ बीटा डीके में, द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। यू नो पॉजिट्रॉन मतलब क्या होता है, पॉजिट्रॉन मतलब क्या होता है,
निशिता, प्रिया, क्या तुम लोग ऑनलाइन है? तो सर हमको नहीं मालूम। प्रिया, पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल है जो पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है। जो पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, बट उसका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव होता है, पॉजिट्रॉन भी तो पॉजिटिव होता है, बट प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन का डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा है देन इलेक्ट्रॉन्स, बट पॉजिट्रॉन क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स, मास सेम बट चार्ज ऑपोजिट। समझ गए? Yes, sir. So the process of spontaneous emission of an electron and positron from a nucleus is called the beta decay. क्या होता है कि the spontaneous emission of an electron and positron from a nucleus is called beta decay. ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है अल्फा डिके लाइक अल्फा डिके, बीटा डिके इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद अ डेफिनेट डिसइंटीग्रेशन। डेफिनेट डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालता है, एंड हाफ लाइफ इट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ओबेइंग लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। तो जरूरत नहीं है पैराग्राफ पढ़ने का, सिंपल बात है सर, वो एवरीबॉडी नोज इट। डिसइंटीग्रेशन है, ये हुआ है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बात है। बीटा डिके हो गया, process of spontaneous emission of electron and positron from a nucleus is called beta decay. Beta minus decay क्या होता है? In beta minus decay, mass number of the radioactive nucleus remains unchanged. Mass number unchanged रहता है, but its atomic number increases by 1. इसका atomic number क्या होता है? एक बढ़ जाता है. An electron and a new particle antineutrino are emitted from the nucleus as in decay. As in decay कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो दैट मीन्स जो इक्वेशन है, जैसे मान लो कि P फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जब डिसइंटीग्रेशन होता है, मजा क्या होता है? देखो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया उल्टा, और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो देखो दिस इज द इक्वेशंस, दिस इज द इक्वेशंस। क्या होता है? ये जो Z रहेगा एटॉमिक नंबर +1 हो जाता है, ठीक है, और -E 0 रह जाता है और एंटी न्यूट्रिनो रहता है, और ये जो माइनस चार्ज है ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड माइनस। देखो कैलकुलेशन करने सेम आता है, -1 +1 बन के Z आ जाता है। तुम्हें करेगा क्या? तुम्हें ये इक्वेशन को दे देगा, तुम्हें ये इक्वेशन या फिर ऊपर वाला इक्वेशन को देगा या फिर ये वाला इक्वेशन को दिया जाएगा, बोलेगा बताओ ये अल्फा डीके है कि बीटा डीके है। इस तरह का क्वेश्चन होता है। या फिर मान लो तुम्हें इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको लिखो, सकेगा ना? एक एटॉमिक नंबर बड़ा नहीं पड़ता है, एंटी न्यूट्रिनो जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है इधर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो देख के तो पता ही चल रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है?
सर सर एटॉमिक ये नंबर एंटी न्यूट्रिन एंटी न्यूट्रिनो निकलता हाँ। है, ये एक पार्टिकल है, न्यू पार्टिकल्स निकल जाता है, तो एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल्स है। जब डीके होता है तो इस ढंग का एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकल जाता है। और बीटा माइनस पार्टिकल जो होता है, बीटा माइनस पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर -1 होता है। सो इसीलिए देखो उधर बीटा माइनस अगर निकलेगा सो क्या हो जाता है, इसको प्लस करना पड़ेगा। दो टाइप ऑफ बीटा डीके होता है, एक होता है बीटा डीके, एक बीटा प्लस डीके, एक बीटा माइनस डीके। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा प्लस डीके जो है बताओ, बीटा माइनस क्लियर है तुम लोगों का? सर वो जो एटॉमिक नंबर क्यों एक बढ़ जाते हैं? क्योंकि ये माइनस है, इसमें बीटा पार्टिकल्स जो होता है उसका मास नंबर -1 ये शो करता है, तो ये -1 तब होगा, इसको +1 करेगा तब ना। बीटा डी के समय ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन्स निकालना मतलब क्या होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर देखा गया -1 हो गया। तो बीटा पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी ऐसे ही है, देखो। सर तो ये -1 है, एटॉमिक नंबर है, तुम्हें टोटल, ये तो टोटल इसको डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, देखो जेड आ जाता है ना। हाँ सर। सर पर किसी का एटॉमिक नंबर -1 हो सकते क्या? बीटा पार्टिकल का होता है, कोई एलिमेंट का नहीं होता है, इम्पॉसिबल। जब डिसइंटीग्रेशन होगा उस समय जस्ट ये केस में ही होता है, बाकी कोई केस में पॉसिबल नहीं है, समझ गए? एग्जैक्टली ये केस में ही होता है, बाकी कोई केस में पॉसिबल नहीं है। यस सर समझ गया। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? बीटा प्लस, ये इक्वेशंस तो याद रखो, लिख के प्रैक्टिस करो, आज ही कर लो। हाँ, बीटा प्लस डीके क्या होता है, मास नंबर ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज्ड। किसी का बीटा प्लस डीके वो होता है, मास नंबर ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज्ड बट इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। ये सब सेम कांसेप्ट हो गया, बीटा आ गया। इसमें देखो वही केस, ई प्लस हो गया इसमें, और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, इसमें न्यूट्रिनो निकलता है, इसमें न्यूट्रिनो निकलता है और एक पॉजिट्रॉन निकलता है, एक पॉजिट्रॉन निकलता है और एक पार्टिकल न्यूट्रिनो निकलता है। इक्वेशन क्या हो गया, देखो सो लॉजिक क्या हो गया, मास नंबर अनचेंज रहेगा, पेरेंट न्यूक्लियस क्या था, सोडियम था, डॉटर न्यूक्लियस क्या हो गया, नियोन हो गया, मास नंबर रिमेन अनचेंज्ड बट एटॉमिक नंबर देखो, बिकॉज ऑफ इट हैपेंस, बिकॉज ऑफ ये डिक्रीज हो गया, इसका वजह से जो पार्टिकल जो कमती हो गया उसको डिवाइड कर लिया, पॉजिट्रॉन ले लिया और न्यूट्रिनो ले लिया। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व किया है तुम लोग, जानते हैं सोडियम का मास नंबर कितना है, 23 इसमें कितना शो कर रहा है, 22 क्यों? एक कम हो गया क्यों? सर शायद उसमें से एक कम होगा तभी एक ऐड हुआ होगा। नहीं ऐसा नहीं है, सर सोडियम न्यूट्रॉन ज्यादा होता होगा।
सुनो, हम लोग आइसोटोप मतलब जानते हैं ना? हाँ आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंस। डिफरेंट। तो देखो सोडियम में सेम एलिमेंट, सोडियम को जो हम लोग जानते हैं वो 23 है और इसमें 22 है, मतलब ये सोडियम ही है, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट इसका क्या होता है, एक न्यूट्रॉन कम है तो ये मास नंबर डिफरेंट है। तो सोडियम का ये आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव, सारे सोडियम रेडियो एक्टिव नहीं होता है, सारे सोडियम डिसइंटीग्रेशन नहीं करता है, ये वाला सोडियम डिसइंटीग्रेशन करता है, माने सोडियम का आइसोटोप है ये, जो इन जनरल लेके हम लोग स्टैंडर्ड सोडियम लेके हम लोग काम करते हैं वो 23 वाला मास नंबर है और ये है 22। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो मास का चेंज हो सकता है, थोड़ा सा स्लाइटली मास का डिफरेंस होता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी एवरीथिंग इज सेम। और इस ढंग का जो सोडियम है ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन चलता है इसका। लॉजिक क्लियर? तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला को एकदम आज ही जितना जल्दी हो सके, आज का बात नहीं, आज करो या नहीं तो कभी मत करो, ठीक है? आज ही कर लो, नहीं तो तुम लेकिन भूल जाओगे एकदम। इसका ऊपर एकदम पीएचडी कर लो आज पूरा, क्योंकि न्यूक्लियर चैप्टर में अगर कुछ क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये ले जाएगा से आता है न्यूक्लियर चैप्टर से। कोई अगर तुम्हें कोई फ्रेंड, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि न्यूक्लियर का और कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ इतना ही पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई फ्रेंड अगर तुम्हें बोलेगा कि कुछ सजेशन बता ना कहां से हम पढ़ के जाऊंगा, तो ये जाएगा मैं जाने से एटलीस्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो बीटा प्लस डी के मे बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, लिख सकता है मैं इसको। तो बी केयरफुल, अभी तुम लोग ये मार्क कर लो, ये दोनों इक्वेशन को मार्क करो, इसे देखो न्यूट्रिनो का साइन देख लो, और इसमें देखो ये इक्वेशन एग्जांपल है, ये तीनों मार्क कर लो किताब पे अभी, तो बाद में भूलेगा। हाँ सो देखो इसमें मैं बोला था कि पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन जो है दिस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो लिखा हुआ है इसमें, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द चार्ज of an electrons and has a mass equal to the mass of an electrons। and neutrino एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो का मजा वही होता है, दे आर, कोई इसको भी पार्ट को पढ़ के रखो। हाँ, क्योंकि बोलना मुश्किल है, ये सब क्वेश्चन दे सकता है दिक्कत करने के लिए। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बेसिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इसका क्या मासलेस होता है, चार्जलेस होता है, लेकिन वो पार्टिकल्स का स्पिन करता है प्लस हाफ और माइनस हाफ वैल्यू पे। और in a beta minus decay, electron and an antineutron are created and emitted by via reactions n is equal to p plus e minus e to the power minus एंटीन्यूट्रिनो। और बीटा प्लस डिके में क्रिएट होता है न्यूट्रिनो, जो क्या होता है p इज इक्वल टू n, मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू n e टू द पावर प्लस न्यूट्रिनो, ये क्रिएट होता है। सर हाँ, वो वी है कि न्यू है? न्यू, अनडाउटेडली न्यू है। गामा डीके, गामा डीके क्या होता है? गामा डीके सेम
कंसेप्ट होता है गामा डीके का फॉर्मूला कुछ नहीं है, चेंज कुछ नहीं होता है। प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ गामा रे मतलब फोटोन, गामा रे फोटोन ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड गामा डीके। और ये होता है एक्साइटेड स्टेट चेंज होता है, सिर्फ एक्साइटेड स्टेट और दिस इज ग्राउंड स्टेट, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है, राइट। बाकी जो पार्ट है क्लास 10 स्टैंडर्ड है, तुम लोग जानते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन। जब हेवी न्यूक्लियस व्हेन एक्साइटेड स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपेरेबल मासेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। जब स्प्लिट होता है, जब तोड़ता है न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फिशन। उसको ये रिएक्शंस को याद करोगे, डेफिनेशन को याद करोगे, बस और कुछ पढ़ने का नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? Process in which two light nuclei combine to form a single heavier nuclei at extremely high temperature. जब combine होता है that is called a nuclear fusion. जैसे कि देखो हाइड्रोजन का दोनों एटम मिलके डॉटेडियम बना रहा है, फिर हाइड्रोजन का दोनों डॉटेडियम जो है आइसोटोप्स मिलके ट्राइटियम बना रहे हैं। देयर आर एग्जांपल्स को याद करना। एंड द लास्ट पार्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द हियर इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। इसमें छोटा छोटा 4 पॉइंट पढ़ लो, लिखना पड़ेगा 2। और मैं किस लिए बोला था छोटा छोटा 4 पॉइंट पढ़ लो, उसको तुम लोग जानते ही हैं, लिखना है 2 किस लिए, ठीक है। बस हो गया दिस चैप्टर कंप्लीटेड।